नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। बिहार का विश्वास मत पास हो गया। बिहार का विश्वास मत थोड़ा लोगों को इसलिए नजर हो गई थी क्योंकि पॉलिटिक्स में आजकल ये बहुत आम हो गया कि कुछ लोग उधर भागे, कुछ लोग इधर भागे, कुछ लोग यहाँ गए, कुछ लोग वहाँ गए। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, मैंने कल भी कहा था, उससे पहले भी मैं, कि बिहार में विश्वास मत पास होने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहले दिन से पता है कि जो मार्जिन है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। 122 अगर आपका मैजिक फिगर है जिस पे आप सरकार बना सकते हैं, तो आप 128 129 लोगों को लेके बहुत कंफर्टेबली नहीं बैठे हैं। आज एक तरह से 2 बार वोट हुआ। अब टेक्निकली चूंकि विश्वास मत के लिए ये सदन बुलाया गया था, इसलिए दोबारा वोट हुआ, नहीं तो पहली बार वोट हो जाने के बाद कोई ऐसी जरूरत थी नहीं। पहला वोट ये हुआ कि जो स्पीकर साहब थे उसमें उनके में अविश्वास की बात की गई थी कि उसमें सदन को विश्वास नहीं रह गया है। इसकी नोटिस एनडीए ने दी थी, बीजेपी और जेडीयू वाले गठबंधन ने, और पहले उस पर वोट हुआ। तो उस पर वोट पे 125 वोट पड़े एनडीए के पक्ष में और 112 वोट पड़े महागठबंधन के पक्ष में। तो 125 आप समझ सकते हैं कि 3 ही वोट ज़्यादा थे 122 से। हालांकि महागठबंधन के मुकाबले 13 वोट ज़्यादा थे। अब 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई उस समय। एक तो ये हो गया कि 3 विधायक जो आरजेडी के थे वो सामने उधर जाके बैठे हुए दिखाई पड़े, जिनको जब तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही तो उन्होंने एड्रेस करते समय उनसे भी बात कही, उनको भी एड्रेस किया। 5 विधायक, जैसा सम्राट चौधरी ने बताया कि 5 विधायक उनकी तरफ के भी गायब हैं, और उन्होंने उनको धमकी भी दी कि अगर मतलब अब देखा जाएगा और तुम्हारा बिल्कुल हिसाब किया जाएगा और सब तुम्हारी जांच होगी इत्यादि इत्यादि। नीतीश जी ने भी कहा कि इन लोगों की जांच होगी। अब जरा पहले थोड़ा किसने क्या कहा उस पर बात कर लें और फिर इसका रिपरकशन बिहार और इंडिया अलायंस को लेके क्या पड़ेगा। आज जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज तेजस्वी यादव का दिन था। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कारण यह है कि नीतीश जी के पास या बीजेपी के पास कुछ कहने को तो था नहीं। क्यों सरकार से इधर से उधर चले गए, क्यों सरकार पहले उधर से इधर आ गए थे, इसमें कोई वो नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तेजस्वी ने, यादव जी ने, आज मुझे ऐसा लगा कि एक तो बहुत मैच्योर, और उनके भाषण में कहीं वो उस तरह का जैसे लोग गुस्से में, उग्रता में बोलने लगते हैं, उस तरह का पुट नहीं था। उन्होंने सब लोगों से कहा कि भाई मैं छोटा हूं और ये तो मेरे चाचा हैं, और उन्होंने एक एक बात को लोगों के सामने खुलासा किया। कौन नीतीश जी के बारे में क्या कहता था, कौन नीतीश जी को क्या कहता था, ये भी उन्होंने सदन में ठीक से बताया। जीतन राम मांझी जी नीतीश के बारे में क्या क्या कहते थे, उन्होंने जीतन राम मांझी से पूछा कि आप ही बता दीजिए, और उसमें उन्होंने कभी जीतन राम मांझी ये कहते थे कि नीतीश जी का थोड़ा दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इसलिए उनको इलाज की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप ही कहते थे, और अगर आप सही में उनके हितैषी हैं तो जाके वहाँ नीतीश जी का इलाज कराइए। कुछ इस तरह की बातें हुई। लेकिन तेजस्वी यादव 40 मिनट बोले, लंबा बोले, अच्छा बोले, और उनमें कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, और कहीं से भी कोई कटुता नहीं दिखाई दी मुझे। कॉन्फिडेंट दिखे। दूसरी तरफ जब बीजेपी के पक्ष और एनडीए के पक्ष के बोलने की बात आई, तो बाकी तो जो बोलना था बोले ही। नीतीश जी को मुझे जब भी वो बोलते मुझे अफसोस होता है। नीतीश जी मालूम नहीं क्यों अब गुस्सा बहुत जल्दी होने लगे हैं, या तो उम्र का तकाजा है कि वो जल्दी गुस्सा होते हैं, जबकि नीतीश जी इतनी जल्दी प्रोवोक नहीं होते थे, लेकिन अब वो प्रोवोक खट से होते हैं और बिना कारण के होते हैं। उन्होंने भी अपना भाषण दिया, उन्होंने भी कोई जस्टिफाई तो कर नहीं पाए कि हम क्यों गए थे। कि अब उन्होंने वही बार बार कहा कि 7 निश्चय मैंने पहले किए थे, उसी निश्चय पे चला, तो 2015 में भी 7 निश्चय के वजह से ही हमें वोट मिले, जब मतलब ये महागठबंधन में थे, और इस बार जब मैं आया तो फिर से 7 निश्चय के 2 में करके आया, और वही 7 निश्चय थे। उनका कहना ये था, उनके और तेजस्वी जी के बीच में मेन ये था, तेजस्वी का कहना यह था कि आप ने जो भी रोजगार देने की बात या जो अच्छे काम किए, वो 17 महीने में हम लोगों ने आपने मिलकर बहुत काम किए, तो अकेले आप उसका क्रेडिट ना लीजिए। नीतीश जी का
के भाषण में था कि नहीं मैंने ये सब किया और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं था, मैं ही इसको 18 साल से कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने वो तंज करते करते बच गए, लेकिन 9 महीने का जो जीतन राम मांझी का वो था उसको भूले नहीं है। हालांकि इन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन बाद में जीतन राम मांझी इन्हीं के अगेंस्ट हो गए थे, तो उस पर भी उन्होंने एक पासिंग रिमार्क तो ज़रूर दिया। उसके बाद शायद ये लोग इतना प्रेशर में थे कि जब विश्वास मत की बात हुई तो ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। नीतीश जी का अच्छा, उसके बाद स्पीकर ने कहा कि भाई जो डिप्टी स्पीकर थे वही एक्टिंग स्पीकर हो गए। उन्होंने ही कहा कि नहीं, इस पे प्रस्ताव पड़ा और फिर उन्होंने कहा ध्वनि मत से पास। अब नीतीश जी का इंसिस्टेंस था कि नहीं, ध्वनि मत से नहीं, वोट कराइए जिससे ये दर्ज हो कि कितने लोग इधर हैं। वो नंबर्स की बात करना चाह रहे थे। तो जब वोट हुआ तो 129 मत उनके पक्ष में पड़े थे और इधर 0 मत था, मतलब ये लोग तो वॉकआउट कर गए थे। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि सरकार 2024 लोकसभा तक कुछ लोग कहते हैं कि चल जाएगी, लेकिन ये तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी हारे जीते, आरजेडी जीते हारे, जेडीयू जीते हारे, लेकिन ये सरकार नहीं चलेगी। ये आज आप अगर सदन देख रहे होते तो ये बिल्कुल निश्चित है, 2024 लोकसभा के बाद ये सरकार तो नहीं चलेगी। अब एक बात यह है कि क्या ये 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले गिर सकती है? हो क्या रहा है जो अभी तक आप देखिए, आरजेडी की तरफ से कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको लाओ, इसको ये करो। बीजेपी, मतलब मुझे कभी कभी ये लगता है कि एक हिंदी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी जगह की सरकार गिराना, पैसे देना, ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, इनकम टैक्स भेजना करें बीजेपी, और यहां पे आके कहें कि यहां तो नीतीश, यहां लाखों रुपए ऑफर हो रहे हैं लोगों को इधर से उधर। अरे आप जहां पे गए हैं वहां लाखों नहीं, वहां करोड़ों की बात होती है। तो किसको कितना ऑफर हो रहा है, कौन कितना लिया है, ये इस पे बात नहीं करनी चाहिए नीतीश जी, क्योंकि ये अजीब सा लगता है। आप एक ऐसी पार्टी में गए हैं जो स्पेशलाइज करती है सरकारें गिराना, विधायक खरीदना, डराना धमकाना, उसमें आप जाके जब ये सब बातें करते हैं तो वो थोड़ी हंसी की बातें लगती हैं। बिहार में नीतीश जी के जाने से सेटबैक इसमें जरूर कोई दो राय नहीं कि सेटबैक है। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी स्थिति खराब थी, लेकिन एक चीज हरदम ध्यान रखिएगा कि बिहार में इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिली थी उसकी, और एनडीए की 39 सीटें हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। चिराग पासवान ने अपना रोल तो ये कहा है कि भाई जहाँ जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट होंगे वो उनका विरोध करेंगे, वहाँ अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे, लेकिन उससे कितना डैमेज होगा ये अभी आकलन इसका अभी बहुत जल्दी ये करना। दूसरा मुझे ये लगता है कि नीतीश जी का उधर जाने से उनकी 16 में, मतलब उनके 16 सिटिंग एमपी हैं, उसमें से कितने को टिकट मिलेगा, क्या सबको मिलेगा कि कुछ टिकट काटे जाएंगे, उसमें से कितने जीत के आएंगे, ये अभी प्रश्न तो बना ही हुआ है। लेकिन एक चीज़ तय है, मामला बराबर का है। कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू बहुत आगे निकल गए हैं, आरजेडी बहुत पीछे, मामला बराबर का है। अब देखना यह है कि ये 20-20 सीट दोनों को मिलती हैं कि किसी एक पार्टी को 25 मिलती है, दूसरे को 15 मिलती है, लेकिन 1 और 39 तो नंबर नहीं रहेगा, चाहे किसी के पक्ष में रहे, ये भी तय हो गया है। मैं एक चीज़ और इसलिए उसमें कहना चाहूँगा कि कुछ नैरेटिव हमारे जो मीडिया जो दोस्त हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश का लोकतंत्र मजबूत हो, जो चाहते हैं कि भाई इस देश में का संविधान के अनुसार ये देश चले, ऐसे जेन्युइन लोग, उनको कहीं से एक नैरेटिव वो जाने अनजाने आजकल खूब प्ले कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा अजीब अटपटा सा लगता है वो नैरेटिव। आप किसी डिबेट में देख लीजिए, जो नोन लोग हैं कि भाई ये लेफ्टिस्ट हैं, ये समाजवादी था, वो सब लोगों का एक ही काम होता है डिबेट डिस्कशन में आना, और फिर जब उनका मौका आया तो केवल और केवल एक बात करना कि कांग्रेस पार्टी कितना गड़बड़ कर रही है। राहुल गांधी को तो ये करना चाहिए था, उनके जो एडवाइज़र हैं वो ठीक नहीं है, उनके जो मतलब उनको क्या क्या करना चाहिए ये सब लोग बताते हैं।
वो ये भारत जोड़ो यात्रा का समय नहीं है, इस समय तो यहाँ बैठना चाहिए था, ये इससे कोई फायदा नहीं है, और इत्यादि इत्यादि। आप इतनी राय और इतनी मीमांसा मोदी जी और बीजेपी की कभी किया है आपने? जितना आप इनको बताते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वहां क्यों नहीं बताते हैं, वहां क्यों नहीं बोलते हैं? वहां पे भी तो बोलना चाहिए। जब आप उम्मीद ये करते हैं कि इस देश में जो कुछ खराब हो रहा है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, जो कि सत्ता में नहीं है, और जो सत्ता में बीजेपी और मोदी जी, उनसे आप प्रश्न नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं किसी भी बात पे अगर प्रश्न हो तो? दूसरा, मुझे एक चीज ये लग रही है कि ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये कुछ लोगों के लिए जरूर मतलब टेक्निकली तो अभी तक एक ही पार्टी टूट के गई है, जेडीयू, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी है कि उनको इंडिया अलायंस में रहना है, कुछ लोगों की मजबूरी है कि उनको इंडिया अलायंस के साथ दिखना है। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि कुछ वोट ऐसे हैं देश में जो मोदी जी के विपक्ष के वोट हैं। वो चाहे कुछ हो जाए, वो मोदी जी के विपक्ष में वोट डालेंगे। मान लीजिए मोदी जी के पक्ष में डालने वाले 35% है, तो विपक्ष में डालने वाले भी 25-30% से ज़्यादा ही होंगे। मैं कैसे ही और कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्णय लेंगे जब इलेक्शन आएगा, कैंडिडेट देख के, वो देख के, बाकी नैरेटिव देख के, तब वो निर्णय लेंगे कि हम किस तरफ हमारा वोट जाएगा। ऐसे समय में इंडिया अलायंस कम से कम एक धुरी तो बनी गया है कि मोदी जी के विपक्ष की धुरी इंडिया अलायंस है। उसने यहां तक तो अपने को एस्टैब्लिश कर लिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके सूत्रधार नीतीश जी थे। आज भी उन्होंने उसका जिक्र किया कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था, और वो जो दलील दे रहे हैं ना कि मैंने क्यों छोड़ा, वो बड़ी लचर दलील है। लचर क्या है? वो थोड़ी बच्चों वाले बहाने हैं, मतलब वो कोई सॉलिड बहाना नहीं दे पा रहे हैं नीतीश जी, कोई सॉलिड आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि उन्होंने इधर से उधर क्यों गए। लेकिन इंडिया गठबंधन, नीतीश जी ने जिस काम को स्टार्ट किया था, उसने शेप ले लिया है, और ये अब दिखने लगा है, बीजेपी को भी दिख ही रहा है, तभी इतना डेस्परेशन है। ये दिखने लगा है कि इंडिया अलायंस काफी जगह ठीक है, लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ झगड़ा, वहां कोई झगड़ा नहीं है। जहां जहां जिसको टूटना था वो टूट के जा रहा है। यूपी में कौन सा झगड़ा है? यूपी में सेटलमेंट हो गया। महाराष्ट्र में कोई झगड़ा नहीं है, महाराष्ट्र में सेटलमेंट हो गया। झारखंड में कोई झगड़ा नहीं है, बिहार में कोई झगड़ा नहीं है। तो झगड़ा कहाँ है? जिसको तो छोड़ के जाना तो चला ही गया ना, तो झगड़ा वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। झगड़ा तो तब है जब इंटरनल झगड़े हो रहे हो। जैसे हरियाणा में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हो रहे हैं, हर स्टेट में है। मतलब कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े समाजवादी पार्टी के अंदर, सब पार्टीज में होते हैं। तो इंडिया अलायंस के लिए ये नैरेटिव बनाना है कि बहुत नुकसान, बहुत नुकसान, बहुत नुकसान, मुझे नहीं लगता है कि वोट के टर्म्स में या उसके टर्म्स में नुकसान है। इनिशिएटिव के उस तौर पे या नाम बदनाम होने के तौर पे ज़रूर नुकसान हुआ है, इसको वो नहीं, लेकिन इसको कितनी जल्दी कवर कर लेंगे, कितना कवर कर लेंगे, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हरदम जब विपक्ष का वोट पड़ता है तो जनता स्वतः निकल के वोट देती है। विपक्ष के पास ना उतनी मशीनरी होती है, ना उतने आर्टिकुलेट होते हैं, जनता ही बाहर निकल के वोट देती है। आप किसी चुनाव की बात कर लीजिए, किसी चुनाव में। उसी तरह से इस बार के चुनाव में भी अगर एक बार जनता मन बना रही है और ये ठान ले रही है कि मुझे बीजेपी को और मोदी जी की नीतियाँ नहीं पसंद हैं, मुझे उनको हराना है, तो फिर बहुत सी चीज़ें, आपकी कितनी सीटें, कितने % वोट क्या है, इसका बहुत मायने नहीं रह जाता है। तो आज नीतीश जी ने तो फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। अब रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति 2024 के बाद तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन 2024 तक भी इतनी स्टेबल रहेगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।